ओके, शुरू करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको बस ये देखना है कि कौन कौन पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या होता है, और अगर कोई भी अपने पर्पस से ब्रीच कर दे या फिर फेल हो जाए तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। सिर्फ इतना सा पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये जो वर्ड इंडेमनिटी है इसको आप ध्यान से समझिएगा। वर्ड इंडेमनिटी का मतलब होता है टू बेयर द लॉस ऑफ अदर पर्सन। मतलब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि आपके लॉस मैं बियर करूंगा। क्या मैं फ्री में करूंगा? नहीं। आपसे कुछ पैसे लूंगा, उस पैसे के अगेंस्ट मैं आपका लॉस बियर करूंगा। और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे आपको? इंश्योरेंस कंपनी में। या जो भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? इंडेमनिटी के। तो इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट में दो पार्टीज होती हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये एक पर्सन है जो चाहे अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, अपनी लाइफ का करवा रहा है, अपने किसी एसेट का करवा रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि जनरल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है। इस पर्सन को हम बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, ये दो पार्टीज होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर मतलब वो व्यक्ति जो इंडेमनीफाई करेगा, जो किसी और के लॉस बियर करेगा, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, जैसे मान लेते हैं ये अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता है तो ये कहता है कि भैया अगर आपकी गाड़ी में कोई भी टूट फूट होगी, नुकसान होगी, तो मैं आपको पे करूंगा। अब नॉर्मली आपको पता है कि भाई जिसका नुकसान होता है पे तो उसे करना पड़ता है, बट इस केस में क्या होगा? नुकसान होगा पार्टी का, लेकिन उस नुकसान को बियर कौन करेगा? बियर करेगा इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी इसको देगी कंपनसेशन। बट क्या कंपनसेशन कंपल्सरीली दिया जाता है? आंसर इज नो। एक कंटिंजेंट इवेंट होती है जिस इवेंट में लिखा होगा कि अगर गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ, तो अगर गाड़ी को नुकसान ही नहीं हुआ तो क्या कंपनसेशन पे होगा? आंसर इज नो। एंड वो कंपनसेशन पे भी करता है तो बदले में आपसे क्या ले लेता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। फ्री में थोड़ी कुछ होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज द कंसिडरेशन। ये छोटी सी बात है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ना आपके प्रोविजंस लिखे होंगे। प्रोविजंस कवर्ड या फिर रिस्क कवर्ड। रिस्क कवर्ड में जैसे लिखा है कि अगर गाड़ी का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जल गई, गाड़ी की चोरी हो गई, ये सब चीजें हैं। तो याद रखना है, अगर आपने एंटी थेफ्ट नहीं लिया है तो आपको थेफ्ट, अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो प्रोविजन कवर होना जरूरी है जिसके अगेंस्ट आपको कंपनसेशन मिलेगा। आपने ले रखा है बच्चों अपने स्टॉक में फायर इंश्योरेंस, मान लेते हैं, लेकिन आपके वहां हो गई चोरी, तो क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा? नहीं। इसीलिए बोला जाता है जब भी इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं तो पॉलिसी में बहुत सारे प्रोविजंस या फिर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो एड ऑन कर लेने चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन आपका जो रिस्क होता है वो रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कहता है इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड द लॉस इनकर्ड बाय अनदर पर्सन। मेक गुड मतलब एक तरीके से पे करना, बियर करना। टू कंपनसेट द पार्टी हु सफर्ड द लॉस। टू प्रोटेक्ट द पार्टी फ्रॉम इनकरिंग अ लॉस। आगे ये भी कहता है कि उसको लॉस होने से बचाना भी हमारी ही ड्यूटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन क्या है। कहता है वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। कहता है कि अगर आपकी वजह से ही आपका नुकसान हो, नुकसान होना चाहिए, ठीक है, आपकी वजह से हो, थर्ड पर्सन की वजह से हो, नेचुरल रीजन की वजह से हो, अगर नुकसान हुआ है तो उसको एक पार्टी कंपनसेट करेगी। फिर आगे कह रहा है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड भी होते हैं, इम्प्लाइड भी होते हैं। नॉर्मली एक्सप्रेस भी होते हैं, रिटर्न होते हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन करते हैं। असेंशियल एलिमेंट सबसे पहले कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट का असेंशियल क्या है, इसमें असेंशियल क्या है? सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी एसेंशियल्स है वो सब यहाँ होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है लॉस टू वन पार्टी। जैसा मैंने अभी बताया कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन लॉस हुआ ही नहीं, तो क्या इंडेमनिफाई किया जाएगा? आंसर इज नो। नेक्स्ट कहता है इंडेमनिटी बाय प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन होता है बच्चों? जैसे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी है इंडेमनिटी जो प्रोवाइड करेगी, किसको? इंडेमनिटी होल्डर को। रीजन ऑफ लॉस, यही है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो भी रीजन ऑफ लॉस है ना, वो पहली बात आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होना चाहिए। चाहे वो एक्शन ऑफ प्रोमिसर खुद उसकी वजह से नुकसान हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से नुकसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो इतने में क्या हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया, चढ़ाई पे गाड़ी थी, एकदम ब्रेक लगी, गाड़ी अपने आप पीछे आ रही थी, मैंने कहा खाली तो है, आने दो पीछे। अब मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया तो पीछे एक पोल लगा हुआ था, पोल से गाड़ी लगी और पीछे का शीशा टूट गया। यहाँ नुकसान किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। वहीं अगर किसी थर्ड पार्टी कोई पीछे से गाड़ी ठोक जाता तो नुकसान उसकी वजह से था। दोनों ही केसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। उसके राइट क्या है? सबसे पहला राइट तो यही है, रिकवर डैमेज, अगर लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करवाएगा। दूसरा, राइट टू रिकवर कॉस्ट, अगर उसके कोई और खर्चे लगे हैं। देखो इंश्योरेंस कंपनी ना कभी एक बारी में पैसे देती नहीं है, रुलाती है, और आपको लग रहा है कि आपका जेन्युइन केस बन रहा है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर लेते हैं। अब जब केस फाइल करोगे तो लॉयर के भी तो खर्चे होते हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट कहता है कि भाई कंपनसेट तो करो ही करो, उसके जो लॉयर के खर्चे थे वो भी तुम्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है जो उन्हें देना पड़ता है। और उसके अलावा कहता है कुछ और अगर सम पेड है तो वो सारे के सारे भी रिकवर होंगे। खत्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इतना सा था। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बैंक गारंटी जैसे तुमने सुना है ना, वही कॉन्सेप्ट होता है। एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। मान लेते हैं ए ने कुछ उधारी दी, गुड्स दिए, कुछ भी दिए, इसको बी से पैसे लेने हैं। पर इनके ट्रांजैक्शन से पहले ए बी से कहता है कि भाई तुम तो नए हो, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, या तुम्हारे पास इतनी इनकम होगी भी नहीं होगी, तो एक काम करो, एक ऐसे व्यक्ति को करो जो हमारी नजर में ऐसा पर्सन हो जो अगर आप पेमेंट ना कर पाए तो ये व्यक्ति पेमेंट कर दे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गारंटर। ठीक है, गारंटर भी बोलते हैं एंड श्योरिटी भी बोलते हैं। तो गारंटर एंड श्योरिटी याद रखना है बच्चों। यहां पे ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है एक तरीके से। इंडेमनिफाई ये किसको करता है? ए को, कि अगर ए का नुकसान किसकी वजह से हो जाए? बी की वजह से। अगर बी पेमेंट ना दे तो फिर कौन पेमेंट देगा? जी, गारंटर पेमेंट देगा। सो जैसे आपने इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कि अगर नुकसान हुआ तो ही पेमेंट होगी, तो अगर नुकसान नहीं हुआ तो क्या पेमेंट होगी? सिमिलरली यहां पे ए बैंक है, बैंक से बी ने कुछ लोन लिया था, बी ने उसकी पेमेंट कर दी। अगर बी ने ही पेमेंट कर दी तो क्या जी को बीच में आने की जरूरत है? नहीं। तो बच्चों ए को यहां पे बोला जाता है क्रेडिटर, बी को बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब मेन लायबिलिटी इसी व्यक्ति की है। अगर प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे हो जाए, इन केस फेल्स टू पे, तो उस केस में फिर डेटर कौन बन जाता है? श्योरिटी। अब सोचो बच्चों कि अगर पेमेंट हो गई फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पेमेंट फेल हो गई तो फिर पेमेंट कौन करेगा? फिर बाद में जी के क्या राइट्स रहेंगे? जी के पास कुछ तो राइट रहेंगे ना, कि भाई तुम्हारी गारंटी ली थी। गारंटी का मतलब ये होता है कि आपकी पेमेंट फॉर श्योर हो जाएगी, तभी तो मैं गारंटर बनूंगा। अगर मुझे पता है तुम मेरे को फंसा दोगे तो मैं क्या गारंटर बनूंगा? नहीं बनूंगा। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे पेमेंट करनी पड़ जाए तो अब मेरे पास राइट होंगे बी के अगेंस्ट उतने ही पैसे वापस लेने के। अब सिचुएशन बन जाएगी बच्चों, अब ये बन जाएगा क्रेडिटर और ये बन जाएगा डेटर। ये तो खैर पहले से ही डेटर था। सो इस केस में जो राइट्स क्रेडिटर के थे, अगर गारंटर ने पेमेंट कर दी तो वो सारे के सारे राइट्स किसको मिल जाएंगे? गारंटर को। ठीक है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है ये। अब देखते हैं वर्ड टू वर्ड। तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर वो पे ना कर पाए तो गारंटर पे करेगा। श्योरिटी, श्योरिटी इज द पर्सन हु गिव द गारंटी, जिसको हम गारंटर भी बोलते हैं।
नेक्स्ट प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर कौन है? अ पर्सन हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसकी गलती के लिए, जिसके डिफॉल्ट के लिए गारंटी दी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल डेटर। और एक क्रेडिटर है, वो तो क्लियर ही है, जिसके पेमेंट होनी है। अब बच्चों ये कहता है हमारे पास गारंटी के अलग अलग टाइप होते हैं, स्पेसिफिक एंड सिंपल गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, प्रोस्पेक्टिव एंड फिडिलिटी गारंटी। इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, एग्जाम में आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। असेंशियल्स एंड लीगल रूल, सबसे पहले कहता है मस्ट हैव असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ सम पर्सन, एक बंदे की प्राइमरी लाइबिलिटी होनी चाहिए। किसकी होती है प्राइमरी लाइबिलिटी? प्रिंसिपल डेटर की। अगर गारंटर दे देता है तो बाद में अगेन लाइबिलिटी उसी की है, उसको गारंटर को पे करना पड़ेगा। डेट जो भी हो वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, और डेट टाइम बार डेट या बैड डेट नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कि कंडीशन होगी, क्या कंडीशन है? कि अगर प्रिंसिपल डेटर क्या कर दे पेमेंट में, डिफॉल्ट, तभी जाके पेमेंट की जाएगी। किसके द्वारा? श्योरिटी के द्वारा। आगे, नो मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब क्रेडिटर शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, देयर मस्ट नॉट बी एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो क्रेडिटर को सारी की सारी बातें, क्रेडिटर क्या, देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हर एक कॉन्ट्रैक्ट किस में होता है बच्चों? गुड फेथ में। व्हाट डू यू मीन बाय गुड फेथ? गुड फेथ का मतलब होता है कि हमारे बारे में जो भी हम दोनों को फैक्ट्स पता है, हम सारे के सारे फैक्ट्स एक दूसरे को बताएंगे। देखो बच्चों, एक व्यक्ति है, टर्म इंश्योरेंस समझते हो आप क्या होता है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है। टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर बंदा जीता है तो उसका कंपनसेशन नहीं मिलता। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपना टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है 80 इयर्स की एज तक का, ऑन एन एवरेज इंडिया में 80 इयर्स तक कोई जीता नहीं है। बट इन केस अगर 80 इयर्स तक कोई सरवाइव कर ले और उसे 81 ईयर्स हो जाए, तो उसे टर्म इंश्योरेंस का 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ठीक है? लेकिन अगर 80 ईयर से पहले मर जाता है तो उसको करोड़ों में, मतलब उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस में जो लोग होते हैं ना, मेरे जो दोस्त हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना है कितना ले, तो मैं सबको कहता हूँ 101 साल का लो। सवाल ही नहीं होता कि 101 साल तक कोई व्यक्ति जो दिल्ली या फिर किसी सिटी जैसे एरिया में रह रहा है वो इतना सरवाइव कर पाए, बहुत रेयर चांसेस हैं। कौन आया? किसमें? तो वो तो है ही, प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा जैसे जैसे, इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क भी तो बढ़ गया ना। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता रहता है वैसे वैसे, अभी जैसे बच्चों इंश्योरेंस कंपनी थी, आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी कोरोना केसेस में कितना सारा लॉस उठाया? आपको पता है कोरोना में बहुत लोग मरे थे। तो उसके बाद इन्होंने स्पेशली एक कोरोना के लिए अलग से पॉलिसी निकाल दी थी कि कोरोना के अगेंस्ट खुद को वो करवाइए इंश्योर। ठीक है, चलिए। तो यहां जो मैं बात बता रहा हूं वो कह रहा है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। अब सोचो बच्चों, मैं कहता हूं एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कहता है कि भैया मेरा ना इंश्योरेंस करवा दो। कोई पूछता है, ये खुद एक्चुअल में बच्चों 60 इयर्स ओल्ड है, अल्कोहलिक पर्सन है, उसके बाद स्मोकिंग भी करता है, ड्राइविंग भी नहीं आती, दिखता भी कम है। ठीक है, लेकिन जब इसका इंश्योरेंस हो रहा था तो इसने कहा कि भाई उम्र तो मेरी है 40 साल की। ठीक है, अल्कोहल तो मैंने आज तक देखी भी नहीं कैसे होती है, स्मोक क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है, और मेरी ड्राइविंग स्किल्स भी अच्छी है, मैं चलता भी अच्छा हूँ, ये सब। तो आप ये देख रहे हैं ना बच्चों, जब ये सारी चीजें बता रहा है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इसका इंश्योरेंस प्रीमियम कम बनेगा, क्योंकि रिस्क कम है। यहाँ रिस्क ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी बन जाएगा। जैसे आप आज जिस उम्र में हो बच्चों, अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तो मेरे हिसाब से आपका 2 लाख का इंश्योरेंस 5,000 या अंडर 5,000 हो जाएगा। अंडर 5,000 का मतलब ये है कि 5,000 दो, अगर आपकी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटलाइज होते हो, तो 2 लाख तक के खर्चे जो होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो है या नहीं है फायदे का सौदा? तो मेडिकल, आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। मेरी क्लाइंट है, उनकी मदर है, शी इज 57 ईयर ओल्ड, इनका जो आप 5,000 भर रहे हैं, इनका 35,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसमें इनको 1.5 लाख का कवरेज मिला है।
क्यों? रिस्क ज्यादा हो गया ना। 57 ईयर ऑफ एज मतलब कुछ ना कुछ बीमारी तो हो ही जाएगी। एक खांसी भी हुई तो पता नहीं कब लीवर में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए जहां रिस्क ज्यादा है वहां इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा। खैर, हम तो गारंटी कर रहे हैं, तो मैं बस आपको ये बता रहा था कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हर्ष? गवर्नमेंट जॉब में नहीं, वो इंश्योरेंस अलग चीज है। खैर, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है इट मे बी ओरल और रिटर्न, ये तो कोई नई बात नहीं है। आगे कहता है ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी। कभी ऐसा हो सकता है कि गारंटर एक की जगह दो, दो की जगह तीन, एक से ज्यादा गारंटर हो सकते हैं। फिर जितने प्रोपोर्शन में उतने उन लोगों ने गारंटी ली होगी, उतने प्रोपोर्शन में वो लोग पेमेंट कर देंगे। कहता है श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कि इसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के साथ रहती है। आपको पता है ना, अगर प्रिंसिपल डेटर ही फेल होगा तभी इसको पे करना होगा, वरना इसको पे करने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है कमेंसमेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। ये क्लियर है बच्चों? जिस दिन से ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे उसी दिन से लायबिलिटी किसकी? श्योरिटी की हो जाती है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में आने नहीं, जब भी प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाए? फेल हो जाएगा। आगे कहता है क्रेडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्स्ट स्यू द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर को स्यू करके नहीं बोलेगा कि तुम गारंटर हो, तुम पैसे दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाला आके खुद ही पैसे दे देगा। नेक्स्ट कहता है श्योरिटीज लायबिलिटी मे बी लिमिटेड, मे बी लिमिटेड हिज लायबिलिटी विच द गारंटी शेल रिमेन इफेक्टिव। अब हो सकता है बच्चों कि गारंटर ने बोला हो ठीक है मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन मैं दे रहा हूं 20,000 की गारंटी, और प्रिंसिपल डेटर जो खड़ा है वो डेटर खड़ा है 1 लाख रुपए के लिए। क्या अगर 1 लाख की नॉन पेमेंट हुई तो क्या गारंटर 1 लाख रुपए पे करेगा? सिंपल सी बात है, वो तो आपको भी पता है एग्रीमेंट में अगर 20,000 की गारंटी लिखी है तो 20,000 पे होगा। आगे कह रहा है उसकी कंटिन्यूअस भी हो सकती है लायबिलिटी, ये आप खुद रीड कर लेना। और श्योरिटीज लायबिलिटी में भी कंडीशनल, कंडीशनल भी हो सकती है कि अगर ऐसा होगा, कुछ ऐसे रीजंस होंगे तो ही मैं पे करूंगा। और ये सारी की सारी बातें उसमें लिखी होगी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में। कंटिन्यूइंग गारंटीज को रीड कर लेना, ये पहली चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ श्योरिटी, तो आपको पता है अगर श्योरिटी ने अपनी जेब से या गारंटर ने पैसे दे दिए तो वो किससे रिकवर करेगा? प्रिंसिपल डेटर से। तो प्रिंसिपल डेटर के पास से क्या क्या राइट है? सबसे पहले राइट ऑफ इंडेमनिटी, कि भाई तेरी वजह से जो मैंने पेमेंट दी वो पेमेंट वापस तू मुझे करेगा। नेक्स्ट होता है राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब होता है बच्चों किसी और के जूतों में पैर रखना या किसी और की पोजीशन ले लेना। अगर आप देखो, ये क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर है और ये गारंटर है। अगर ये व्यक्ति फेल हो जाता है पेमेंट करने से तो पेमेंट कौन करता है? गारंटर। अगर गारंटर ने पेमेंट कर दी तो अगली सिचुएशन में जो गारंटर है वो क्या बन जाएगा? तो गारंटर ने क्रेडिटर की पोजीशन ले ली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट कहता है राइट टू सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब यह है कि आगे पीछे कुछ पैसे दिए थे तो वो सेट ऑफ कर सकता है। राइट टू शेयर द रिडक्शन। राइट टू शेयर द रिडक्शन मतलब अगर हमारा डेट था 1 लाख का, वो डेट इसने कहा था कि जो भी डेट है उसको मैं 80% तक मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर ये डेट ही 1 लाख से कम हो जाएगा तो अगर मान लो 1 लाख से सिर्फ 50,000 रह गया, तो 50,000 का 80%, तो इसकी लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली। तो वो है ये पॉइंट हमारा। आगे कहता है राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। तो पहले प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट था, नेक्स्ट को श्योरिटीज। तो को श्योरिटीज पे बस इतना ही रहेगा कि अगर बात हुई थी कि सब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे तो सब इक्वली करेंगे। अगर किसी ने पहले ज्यादा ले लिए तो वो बाकियों से पैसे ले लेगा, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। मान लो बच्चों ए बी सी डी, इन्होंने ई के लिए, ई ने जिसने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है बैंक से। अगर 1 लाख का लोन है, इन सब ने कहा हम इक्वली देंगे, तो सब लोग कितने देते? 25,000 ईच। अगर मान लो बच्चों ई फेल हो गया पेमेंट करने से, उस टाइम पे ए के पास पैसे नहीं थे, बी के पास पैसे नहीं थे, तो सी और डी ने कितने कितने दे दिए? दोनों ने 50,000 दे दिए। तो टेक्निकली उस एग्रीमेंट के हिसाब से ए और बी कंपनसेट करेंगे इन दोनों को 25,000 से। ये एकदम नॉर्मल बात है, मतलब समझाने के लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है।
आगे कहता है राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज, कि अगर कुछ सिक्योरिटी रखवाई थी तो वो भी बटेगी जितने भी हमारे को श्योरिटीज है। अब ये बता रहा है बच्चों इंडेमनिटी ऑफ और गारंटी में क्या फर्क होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। नॉर्मली हमने कर लिया, इंडेमनिटी में लॉस होने के बाद होता है, गारंटी में पार्टी के डिफॉल्ट होने के बाद होता है। यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक इंडेमनिफायर एक इंडेमनिटी होल्डर, यहाँ तीन पार्टी होती है, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो ये चीजें आप पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, कि श्योरिटी की लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी। दो ही चांसेस हैं, प्रिंसिपल डेटर खुद पे कर दे लायबिलिटी खत्म, प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया ये खुद पे कर दे लायबिलिटी खत्म। हाँ तब क्या होगा बच्चों, जब डेथ ऑफ श्योरिटी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या कहता है, कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड, जो गारंटी है वो अपने आप रिवोक हो जाएगी और बोला जाएगा नई गारंटी लेके आओ, अगर गारंटर की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, बाकी चीजें जस्ट एक एक बार आपको रीड करनी है, बात खत्म। अब आते हैं बच्चों हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। बच्चों एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स जा रहे हैं, इसके बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं या अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जिसमें से पहला रीजन हो सकता है सेल, इसने गुड्स दे दिए, बदले में कुछ लेगा, कंसिडरेशन। और क्या हो सकता है बच्चों, हायर परचेज, क्या हायर परचेज में ओनरशिप चेंज हो जाती है, आंसर इज नो। बार्टर सिस्टम सुना है आपने, हाँ, कि उसने गुड्स दिए बदले में सामने वाला व्यक्ति भी गुड्स दे रहा है। उसके बाद कंसाइनमेंट, मैंने गुड्स दे दिए और बोला इसको सेल कर दो। एंड फिफ्थ आता है हमारे पास बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी को गुड्स दे रहे हो किस पर्पज से, यूज करने के पर्पज से या फिर उसका ख्याल रखने के पर्पज से। अगर यूज करने के पर्पज से दे रहे हो आप, तो यहां पे याद रखना कि बेलमेंट के अगेंस्ट कंसिडरेशन किसे मिलेगी, जो दे रहा है जिसका गुड्स है। लेकिन अगर केयर करने के लिए दे रखा है तो किसको मिलेगी, केयर टेकर को। पार्टीज की बात करें तो दो पार्टीज है बच्चों, एक है बेलर और एक है बेली। बेलर कौन हो गया बच्चों, ये हो गया ओनर ऑफ द गुड्स, जिसके गुड्स हैं। बेली कौन हो गया, रिसीवर ऑफ द गुड्स। याद रखना है गुड्स हमेशा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही दिए जाते हैं और उसके बाद गुड्स को वापस करना होता है। अब बच्चों सबसे पहली बात कि बेलमेंट जो होती है हमारी, बेलमेंट ग्रेचिचुअस भी हो सकती है, ग्रेचिचुअस या फिर नॉन ग्रेचिचुअस। ग्रेचिचुअस का मतलब क्या हो गया, कि मैंने आपको, आपने मेरे से कहा कि सर ये किताब दे दो, मैंने कहा ले लो, आपसे बदले में पैसे लूंगा क्या मैं, नहीं लूंगा किताब के अगेंस्ट। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर अपनी गाड़ी दे दो, मैं कहूंगा ठीक है 1000 रुपए पर डे के हिसाब से दे देना। या हो सकता है मेरी कोई ऐसी चीज जिसे मैं खुद ही हायर पे देता हूँ, खुद ही चार्ज पे देता हूँ, आप शायद मेरे से लैपटॉप मांगेंगे तो हो सकता है कि शायद मैं पैसे ले लूं, आप अपने दोस्त से कोई चीज मांगो हो सकता है कि शायद वो पैसे ले ले। ठीक है, तो जहां पे भी अगेंस्ट कंसिडरेशन है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन ग्रेचिचुअस, और अगेंस्ट नो कंसिडरेशन है तो वो ग्रेचिचुअस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी से बुक लाते हैं, वो ग्रेचिचुअस होती है नॉन ग्रेचिचुअस, क्यों, लाइब्रेरी की फीस होती है और उसके बाद अगर आप बुक रिटर्न नहीं कर पाए तो आपको कंपनसेट भी करना पड़ता है, एक हफ्ते से ज्यादा बुक को रखने पे भी कंपनसेट करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे एग्रीमेंट के टर्म्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो बेलमेंट आपको मोस्टली समझ आ गया होगा। अगेन बच्चों, बेलर बेल, बेलर ने कहा कि भाई ये ले बेटा मेरी किताब ले, इसको पढ़ पढ़ के रिटर्न कर दो, कर दियो, कैसी है, ग्रेचिचुअस है, रिटर्न कर दियो, पैसे नहीं लिए तो ग्रेचिचुअस है। अगले में लैपटॉप फॉर 1000 पर वीक, कैसी है। तीसरा, इसका पेट है, पेट को दे दिया इसे केयर टेक करने के लिए, तो ये भी कैसी है, नहीं ये भी बोला है कि भैया 500 रुपए लूंगा पर डे, फ्री में नहीं करूंगा। तो जहां पैसा बीच में आएगा वो तो क्लियर है आपको नॉन ग्रेचुअस से। तो दोनों चीजें हो सकती है बच्चों, कंसिडरेशन दोनों तरफ से जा सकती है,
ये इस पर डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कौन दे रहा है। यहाँ पे इसने बुक दी थी तो परफॉर्मेंस इसकी तरफ से थी, वो तो जस्ट यूज कर रहा है। दूसरे में परफॉर्मेंस वो दे रहा है केयर टेक करके, है ना, केयर टेकर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्लियर है आपको? इसके बाद बच्चों जो मेन चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ बेलर एंड बेली। कमाल की बात यह है कि राइट एंड ऑब्लिगेशन, जो बेलर के राइट होंगे वो बेली के लिए क्या हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। देखो मोस्टली क्या है कि जो सामान लेके जा रहा है बेली, उसको क्या ध्यान रखना है, उसका ऑब्लिगेशन क्या होगी कि वो गुड्स का सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज करे। मैंने आपसे कहा था कि ये लो किताब, इसको सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करना। आपको ठंड लग रही थी, आपने एक एक पेज फाड़ा, जलाए और सेके, और फिर कहा कि सर बुक में बड़ी गर्मी थी आपकी, तो आपने क्या किया, अनऑथोराइज्ड यूज किया। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई अपनी चीज दे जाता है और हम उसका अनऑथोराइज्ड यूज करते हैं, तो वो चीज अलाउड नहीं है। ये तो पहली बात हुई। दूसरा, उसको बिन बताए आप कुछ और ऐसा नहीं कर सकते जिससे उसकी ओनरशिप पे बात आ जाए। ठीक है। तीसरा, आपको खुद भी मतलब चीज ले रखी है बट उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ चीज रेंट पे ले रखी है, उसे तोड़ दो फोड़ दो तो क्या होता है फिर, पेनल्टी देनी पड़ती है। वही चीज है। सिमिलरली यहाँ पे बेलर की भी तो कुछ ऑब्लिगेशन होगी। सबसे पहले, अगर तुम्हारे गुड में कोई भी डिफेक्ट है तो ये डिफेक्ट तुम्हें बताने पड़ेंगे। हर्ष आया कह रहा है सर आप अपनी गाड़ी दे दो। मैंने कहा ले जा, वैसे भी पड़ी रहती है। अगली लाइन मैंने मन मन में बोली क्योंकि उसकी ब्रेक्स फेल है। ठीक है, मन मन में बोली, हर्ष को तो नहीं पता। मैंने इसे ऑलरेडी एक ऐसा गुड्स दे दिया जिससे इसका नुकसान ही होना है, नुकसान होगा। अब आपने पेट दे दिया, आपने कहा कि 500 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज कर लेना, लेकिन पेट जो है वो पागल है, जब तक दिन में 10 लोगों को काट नहीं लेता ना तब तक उसका दिन नहीं गुजरता। तो यहाँ गुड्स में डिफेक्ट है कि नहीं है, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। बात क्लियर हुई आपको? तो जहां पे डिस्क्लोजर की बात आ गई वहीं गुड फेथ की बात आ गई कि हर चीज क्लियरली पता होनी चाहिए, जितने भी फैक्ट्स होते हैं। चलिए अब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बेलमेंट में क्या रहा है बच्चों, बेलमेंट बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। बेनिफिट्स में एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, जैसे मैंने बुक्स वाला एग्जांपल दे दिया था। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, जहां पे मैंने आपको पेट का एग्जांपल दे दिया था। जहां म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, ए को भी और बी को भी, तो जहां पे हायर परचेज वाला हो गया वो। ठीक है। ग्रेचुचुअस, ग्रेचुचुअस मतलब जहां पे वही बुक दी, बदले में कुछ नहीं लिया जाएगा। नॉन ग्रेचुचुअस मतलब जहां बदले में कुछ पेमेंट होगी। असेंशियल्स बोल रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए बेली के पास। अगर डिलीवरी नहीं होगी तब तक माना ही नहीं जाएगा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑन है। उसके बाद पर्पस ऑफ डिलीवरी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं डिलीवरी कर रहा हूँ केयर करने के लिए दे रहा हूँ या फिर यूज करने के लिए दे रहा हूँ। रिटर्न ऑन डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ये कहता है ये भी क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ दिया तो मैं कहूंगा ये वापस रिटर्न होना चाहिए मुझे, या फिर मैं बोलूंगा आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देना। मोड्स ऑफ डिलीवरी, ये हम आगे जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे। एक तो एक्चुअल डिलीवरी होता है बच्चों। एक्चुअल डिलीवरी का क्या मतलब है, आपने कहा कि सर कुछ दिन के लिए अपनी बोतल दे दो, मैंने कहा ये लो बेटा बोतल, मैंने आपको बोतल दे दी, एक्चुअल डिलीवरी है। आपने कहा कि सर अपनी गाड़ी मुझे दे दो, मैंने कहा रुक अभी लेके आता हूँ, क्या मैं सर पे लेके आऊंगा गाड़ी, नहीं, आपको सिर्फ चाबी दे दूंगा। तो चाबी देने का मतलब क्या है, मैंने सिंबॉलिक डिलीवरी करी। एक होता है बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आप इसी का याद रखना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी मैं आपको समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में ये है बेलर, ये है बेली। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में बेली के पास ही पहले से ही गुड की पोजीशन होती है। ठीक है। बट जैसे मान लो बच्चों मेरे पास था एक लैपटॉप का, मैं ओनर था। नौशाद ने कहा कि सर मुझे ना अपना लैपटॉप दे दो कुछ दिन के लिए। ठीक है। ये मेरा लैपटॉप ले गया, या फिर मैंने इससे कहा कि ये मैं जा रहा हूं, मेरा लैपटॉप संभाल के रख लियो। इसको सिर्फ संभालने के लिए दिया था, इसने कहा ठीक है टेबल पे पड़ा रहेगा। फिर इसको अचानक से कुछ काम आ गया, इसने कहा कि सर वो जो लैपटॉप है मेरे को यूज करना है, आप बदले में चार्जेस ले लेना। मैंने कहा ठीक है तू यूज कर ले। तो इस पॉइंट के बाद क्या मैंने लैपटॉप इसे डिलीवर किया होगा, वो तो ऑलरेडी इसी की पोजीशन पे है। तो इसी के पोजीशन के पे है अलग बात है, लेकिन जब इसको मैंने राइट टू यूज दे दिया ना, तो मैंने क्या किया बच्चों, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो याद रखना है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हमेशा जिस पर्सन को डिलीवरी मिलनी है ऑलरेडी उसी की पोजीशन में गुड्स होते हैं।
बस आपको यूजिंग राइट आप और दे देते हो उस व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस हो ही गया। अब आता है ड्यूटीज ऑफ बेलर। पहले बेलर की ड्यूटी सबसे बड़ी क्या है? डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड। अगर गुड्स में कोई भी कमी है तो वो तुम्हें बताना पड़ेगा, और अगर मटेरियल कोई प्रॉब्लम है फिर तो जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके गुड से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क है, आप कह रहे हो कि अरे हमें तो डॉगीज बहुत पसंद है, लाओ दे दो अपना डॉगी, बट मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्क नहीं बता रहा कि इसको कुछ मीठा खिला दो तो ये 5-6 लोगों को काट ही देता है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई और आप कुछ मीठा ही दे रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट कहता है बियर द एक्सपेंसेस। सोचो बच्चों, मैंने आपको अपना लैपटॉप दिया, लैपटॉप में कुछ खराबी हो गई और आपको काम करना था, आपने खुद लैपटॉप ठीक करवा लिया, तो क्या वो पैसे आप मेरे से लोगे या नहीं लोगे? मेरे से लोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर लैपटॉप पे पैसे इस वजह से लगे होते कि आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो वहां पे आपको ठीक करके देना पड़ता। तो ये तो क्लियर सी बात है कि भाई जो गलत करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, और अगर मेरी चीज पे आप पैसे लगाओगे तो मैं आपको पे करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल। मतलब ये लो, मैं कह रहा हूँ ये लैपटॉप ले लो मेरा, और लैपटॉप मेरा है ही नहीं, लैपटॉप किसी और का है, बाद में जब पता चला वो ले गया, उसका कुछ नुकसान हुआ तो वो पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कहते हैं इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। हमने कहा था कि 2 महीनों के लिए आप रख दो लैपटॉप, आप ले लो लैपटॉप, 2 ही दिन हुए थे मैंने वापस ले लिया आपसे, तो अगर आपका उससे कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। ये उसका बच्चों एक रिसीव बैक द गुड, ये उसका राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है। अगर मुझे पता चले कि मेरा गुड्स तो ऑलरेडी खराब है, मेरा डॉगी तो पहले से ही पागल था, तो मैं कहता हूँ तुम ही रख लो। नहीं भाई, ऑब्लिगेशन है, आपको वापस लेना पड़ेगा अपना गुड, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बेली, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज, क्लियर है। नॉट टू मिक्स विद द गुड, ऐसा ना हो कि आप अपने गुड्स में उसके गुड्स को मिला दो। अगर गुड्स ऐसा है जो कि मिक्स हो सकता है, जैसे लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गई, ये मिक्स नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि गुड्स ऐसे हैं कि आपने कहा था कि सर ऐसा करो कि आप ना जो चावल है वो कुछ दिन के लिए दे दो, बासमती चावल अपने, मेरे को ना अच्छी लगती है उसकी स्मेल, तो मैं घर में कुछ दिन रखना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, और फिर घर जाते ही आपने क्या करा, अपने 20 किलो चावल में मेरे 20 किलो चावल मिला दिए, और फिर कहा चलो अपने वाले अलग कर लो। हो सकता है क्या? मेहनत लगेगी। नेक्स्ट कहता है गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स इंटेंशन, द गुड्स आर सेपरेबल। अगर सेपरेबल है फिर तो ठीक है, सेपरेबल नहीं है तो फिर जो भी लॉस होगा सामने वाली पार्टी का वो पे करना पड़ेगा। फिर कहता है रिटर्न ऑफ गुड्स, कि गुड्स कितने भी अच्छे लगे रिटर्न तो करने पड़ेंगे। आगे बता रहा है कि अगर गुड्स रिटर्न नहीं करे तो सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी, और अगर उसका कुछ नुकसान हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा। आगे कहता है रिटर्न एक्रीशन टू गुड्स। एक्रीशन मतलब अगर आपने गुड्स में कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया था तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप उसके पैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लैपटॉप दिया, लैपटॉप का चार्जर खराब था, आपने चार्जर एक परचेज कर लिया, अब आप मेरे से कहोगे कि चार्जर के पैसे दो, लेकिन आपने जो गुड में एडिशन किए वो आपको मुझे देना पड़ेगा। और उसके बाद कहता है नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, मतलब मैंने आपको दिया लैपटॉप यूज करने के लिए, आप दुनिया को कह रहे हो मेरा लैपटॉप है मेरा लैपटॉप है, तो आप एडवर्स टाइटल क्लेम कर रहे हो। राइट्स ऑफ बेलर, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, जो आपने बेली की ऑब्लिगेशन पढ़ी है वही सारे के सारे राइट्स हैं इसके। बस इतना सा था जो हमें इसमें पढ़ना था। अभी रुको, सबर करो। प्लेज, नहीं बेटा ये कसम वाली प्लेज नहीं है, ये गिरवी रखवाने वाला प्लेज है। अब ये भी आपको पता है कि आपने देखा है पुरानी मूवीज में तो बहुत देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छा खासा अमाउंट है, जो कि अमीर बनता है, साहूकार जिसको बोलते हैं, और एक होता है गरीब बंदा। मैंने राइट लिख दिया, मेरे को रिच लिखना था इधर। एग्जैक्टली, रिच। एक होता है पुअर पर्सन जिसको पैसे की जरूरत है। तो ये कहता है कि भाई साहब मुझे आप क्या कुछ लोन दे सकते हो? ये कहता है लोन तो दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, जिससे तुम कुछ गिरवी रखवाओगे। तो सिक्योरिटी वर्ड को अगर मैं और पिछड़ी हुई लैंग्वेज में बोलूं तो उसको प्लेज्ड एसेट बोलते हैं। जैसे पुरानी
उसमें पुरानी मूवीज में जो हीरो की माँ होती थी वो अपने कंगन को हमेशा गिरवी रख देती थी और साहूकार उसको बेच देता था। तो याद रखना है आपको कि जो प्लेज्ड गुड्स है ना, क्या ये जो रिच है जिसने प्लेजिंग करवाई है। अच्छा, नाम देख के हंसना मत बच्चों, प्लेज में एक पॉनर होता है और एक पॉनी होता है। ठीक है, ये होता है पॉनर और ये होता है पॉनी। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। देखो बच्चों, गुड्स दे कौन रहा है? गुड्स दे कौन रहा है? पुअर देगा ना। तो पॉनर हो गया, ये पॉनर मतलब वही जो बेलर है जो अपने गुड्स दे रहा है, और ये हो गया पॉनी, बेली। अब मेरे को इतना बताओ कि अगर हीरो की माँ ने अपने कंगन गिरवी रखवाए तो क्या इस कंगन का यूज वो रिच पर्सन कर सकता है? यस और नो? नहीं कर सकता बेटा, उसको यूज करने के लिए दिया है। करता है अलग बात है। अगर प्लेज गुड्स हैं बच्चों तो प्लेजिंग में कंडीशन ये होती है, आप लोन की रिपेमेंट करते रहेंगे। अगर आप डिफॉल्ट इन पेमेंट करते तब हम आपके गुड्स के ऊपर कोई एक्शन लेंगे। अगर उसने सारी पेमेंट कर दी तो क्या गुड्स के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है? तो वापस करना पड़ेगा। क्या आप उसका अनऑथराइज्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। ऐसा होता है बच्चों, जैसे कुछ लोग होते हैं जो घर लेते हैं लोन में, मोस्टली आपको पता है कि घर तो सब लोग होम लोन पे लेते हैं। अगर घर सारे के सारे लोग होम लोन पे लेते हैं, इवन अंबानी जी ने भी होम लोन लिया था अपना एंटीला बनाने के लिए, तो हम लोग तो क्या ही चीज है, सब लोग होम लोन लेते हैं। होम लोन में आपको पता है बच्चों, होम लोन में आपका जो होम होता है ना वो प्लेज्ड हो जाता है, होम की प्लेज करवा दी जाती है। अगर किसी ने एक इंश्योरेंस की वो पे नहीं करी तो वो क्या करेंगे कि भाई चलो आपसे रसोई हम यूज करेंगे तुम्हारी। नहीं। क्या पूरा घर हमारा? नहीं। जब बहुत ज्यादा टाइम के लिए नॉन पेमेंट्स होती है ऐसा तब होता है, एक आध नॉन पेमेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा प्लेज भी खत्म। असेंशियल टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है, जो मेन चीज है, क्रक्स है, वो आपको पता चल ही चुका है। हाँ, चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये प्लेज जो भी हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस यही ड्यूटीज और वो इसका पढ़ लेना, जस्ट वन टाइम रीड करना है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, या फिर आपके एग्जाम में तो कुछ भी नहीं आएगा इससे रिलेटेड। ये है जो एग्जाम में आता है। और इसमें भी क्या आता है बच्चों, एजेंसी में एक जनरल रूल होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या जनरल रूल होता है? दैट एजेंट, सॉरी एजेंट कह रहा हूं, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट। सही बात है। ये एक जनरल रूल है जिसपे एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। अगर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंट। यही सेम हमने कंसाइनमेंट में पढ़ा है, जहां पे ये व्यक्ति हो जाता है कंसाइनर और ये व्यक्ति हो जाता है कंसाइनी। तो कंसाइनी कहता है कि मैं जो भी करूंगा सब तुम्हारे बिहाफ पे करूंगा। क्लियर है। तो हमेशा एजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने प्रिंसिपल को। अब आपको याद रखना है, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ एजेंट, एकदम सही बात है। आपको एग्जाम में इसकी एक्सेप्शंस पूछता है कि कब ऐसा होगा, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है ये, कब ऐसा होगा जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल होगा। तो यही मेन चीज है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है कि कब पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी एजेंट की। बाकी उसके राइट्स क्या होते हैं, उसके ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। क्रिएशन ऑफ एजेंसी इसको छोड़ो। फीचर्स क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट, क्लियर है। कौन है जो एजेंट रख सकता है? तो एज ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड। एजेंट बन कौन सकता है? पर्सन हु, एनी पर्सन कैन बिकम एजेंट, इवन माइनर या अनसाउंड माइंड, उनको भी हम एजेंट बना सकते हैं, मतलब छोटा छोटा काम उनसे भी करवा सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ एजेंट कहता है जनरली एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल। एजेंट ने कोई गलती कर दी तो थर्ड पार्टी तो प्रिंसिपल से ही वसूलेगी ना। प्रिंसिपल आगे एजेंट से वसूल ले तो बात अलग है। आगे कहता है एन एजेंट इज नॉट लायबल टू प्रिंसिपल इफ वो माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड हो। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं।
कहता है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एजेंसी। कहता है एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अब याद करो जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कंसिडरेशन पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी एक्सेप्शन होती है क्या? एजेंसी। एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना एजेंट बना सकता हूँ और तो ये काम कर दो वो काम कर दो। हाँ, जब तक तुम कुछ गलत करके नहीं आते तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तुम गलत करके आ गए तब फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। बट यहाँ कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। चलो बच्चों, अब ये कहता है मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी। सबसे पहले तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। हर्ष, तुम मेरे एजेंट बन जाओ, बात क्लियर है, हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड। सबसे पहले है एजेंसी बाय एस्टॉपल, वही वाला है जैसे पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट किया था ना, कि एजेंट है नहीं लेकिन खुद ऐसी बात कर रहा है कि सामने वाली थर्ड पार्टी को लगे ये एजेंट है, और उसका प्रिंसिपल भी बीच में कुछ नहीं कर रहा, उसको स्टॉप नहीं कर रहा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देने से। तो क्या कहते हैं, व्हेन अ पर्सन मेक्स रिप्रेजेंटेशन टू द थर्ड पार्टी दैट सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट, the third party believes such representation true and enters into contract. The person making representation is prevented from denying the truth of agency. He may held liable as principal to third party. Clear है? तो बाय एस्टॉपल क्या है कि जो मेरा खुद प्रिंसिपल है, कौन दे रहा है गलत? वो प्रिंसिपल फॉल्स डिस्क्लोजर दे रहा है या फिर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये तो मेरा एजेंट है। आगे वो एजेंट जाके कुछ भी गलत कर दे, वो एजेंट तो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन माना जाएगा इनके बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा। नेक्स्ट आ गया एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, जहां पे एक व्यक्ति जो कि कौन होगा? एजेंट। एजेंट अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं ही करता हूं इनके लिए सब काम, तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन पे सामने वाली पार्टी को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि वो एजेंट है। तो ऐसे केसेस में भी इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी ये बहुत बार हो जाता है। मान लो बच्चों यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रखी है किसी काम के लिए। आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये आपको पता है ये जो मेरे प्रीमाइसेस है ये मैंने रेंट पे ले रखा है। तो एक बार ऐसे हुआ कि साथ वाला ऑफिस बहुत टाइम से बंद था, तो उसका बिजली का बिल ओनर ने बहुत टाइम तक नहीं दिया होगा। तो बिजली वाले आ गए और उन्होंने कहा कि हमें तो पैसे चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बन गया, हमने एक एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट कर ली। मैंने कहा सर मैं संभाल लूंगा। मैं संभाल लूंगा मतलब कि उनको पैसे देना है या बिल देना है वो सब मैं कर लूंगा, बाद में उनसे रिसीव करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी है आप पुष्पेंद्र जी से बात कर लेना। तो उन्होंने मेरे को क्या बना दिया? अपना एजेंट बाय नेसेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? मैंने तुमसे कहा था एक मेहमान आ रखे हैं, मान लेते हैं एक मेहमान आ रखे हैं और मेहमान ने कहा कि चलो सबको बर्गर खिलाते हैं। तो मैंने नौशाद से कहा कि ये सर आ रखे हैं, ये अपनी तरफ से पार्टी दे रहे हैं नौशाद, तो तू ना बर्गर ले आइयो, ठीक है? और बर्गर ले आइयो, सिर्फ 500 रुपए दे रहा हूँ, 10 लोगों के लिए बर्गर लाने हैं, तो ऑन एन एवरेज कितने का आएगा? 50 का। पर ये बंदा गया, ये लेके आया सबके लिए ऊपर, कहता है सर ये लो 2800 का खर्चा हो गया, 500 तो आपने दे दिए थे, 1300 2300 और दे देना। तो क्या ये उस काम के लिए ऑथराइज था? इसने तो अपनी तरफ से कर लिया अपने मजे के लिए। लेकिन मैं चाहूं ना तो इसके एक्ट को क्या कर सकता हूं? रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब क्या है कि मैंने कहा चलो माफ कर दो, नौशाद अपना ही बंदा है, मतलब नौशाद कर मत दियो कभी ऐसा, तो जितने पैसे मिले हैं सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है? हाँ, ये है कि मैं आपके एक्ट को रेटिफाई कर सकता हूँ कि चलो ठीक है अपना ही बंदा है, छोड़ो, एक्शन वैक्शन नहीं लेते, जो भी इसने किया हम उसके लिए लायबल हैं। तो उस व्यक्ति क्या वो देगा 2800 रुपए अपनी जेब से? मेरे को 2300 रुपए देने पड़ेंगे ना, इसलिए कैंसिल नौशाद को भेजना, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे हम, ठीक है? कोई बात नहीं, 2300 से तो कम ही होंगे, 2300 से तो कम ही होगा। चलिए, असेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब वही है कि किसी ने कुछ गलत किया है लेकिन आप उसको एज प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर रहे हैं। रेटिफिकेशन वाला जो केस होता है बच्चों, आपके ना बहुत सारे कर्म जो होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उसके आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो रेटिफाई कर लेते हैं, ठीक है? आप कहीं घूमने जा रहे हो, घूमने जाने के लिए पैसे चाहिए, जितने आप पैसे आपको दिया आपने उससे ज्यादा खर्च कर लिए, तो पेरेंट्स बाद में माफ कर देते हैं ना। जब गलती किसी की माफ की जाती है उसे रेटिफिकेशन बोला जाता है।
याद रखना, रेक्टिफिकेशन नहीं है, रेटिफिकेशन है, तो वर्ड का ध्यान रखना। ठीक है, ये काफी सारी बात कर रहा है, ये पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ एजेंट रीड कर लेना, कुछ नहीं है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट खुद पढ़ लेना। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है? सबसे पहले मैं प्रिंसिपल को अपने जहां पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ उतनी ही बातों के लिए रिप्रेजेंट करूंगा जितनी बातों के लिए उसने मुझे बोला हुआ है। उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। जितनी मेरे को उसने पैसा खर्च करने की पावर दे रखी है, मैं ज्यादा पैसे को अनऑथराइज यूज नहीं करूंगा। जैसे आपने पढ़ा है कि कंसाइनमेंट में सेल कौन करता है? सेल करता है कंसाइनी। टिंग टिंग बजाए। यस, कंसाइनी सेल करता है। कंसाइनी के पास पैसे आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी सारा का सारा पैसा अपने पास खुद ही रख ले? पैसा तो वापस करना पड़ेगा। क्या उसका अनऑथराइज यूज कर सकता है कि अपने लिए फ्रिज और एसी खरीद के ले आया? कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको एक ही बार पढ़ के समझ आ जाएगी, मतलब किसी में भी उतना, क्योंकि इतना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ ही लिया है। अब राइट क्या है एजेंट के? तो बेटा अगर एजेंट काम करेगा तो क्या टेक्निकली फ्री में काम करेगा? और अगर उसका काम करने की वजह से एजेंट के नुकसान आए, आपने देखा ना कंसाइनमेंट में कुछ पैसा भेजता है वो, जो कि कंसाइनी खुद उन एक्सपेंसेस को इनकर करता है। तो जो भी अपना पैसा है वो सब वापस लेगा। ये सब आप एजेंट के राइट में पढ़ेंगे। ये बहुत नहीं है, अब आया ये है तुम्हारे एग्जाम में जो 6 मार्क्स का आएगा कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से। ठीक है, ऊपर का तो जो भी है वो मैं वो वैसे ही वैसे समझा रहा था। ये है जो आपके एग्जाम में आएगा। जनरल रूल, नो पर्सनल लायबिलिटी। आपको पता है कि भाई एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी होती ही नहीं है। कहता है इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, एजेंट कैन नॉट बी पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो खुद उसको एनफोर्स नहीं कर सकता है। एंड बी पर्सनली लायबल फॉर देम, वो उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ना आपको, यही जनरल रूल है कि हमेशा हु विल बी लायबल फॉर एक्ट ऑफ एजेंट? प्रिंसिपल। एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या कहा था आपके एग्जाम में क्या आता है बेटा? एक्सेप्शन। एजेंट पर्सनली एंड वेल एज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। कहते हैं पर्सनली लायबल होगा ही होगा, प्रिंसिपल के साथ साथ वो भी लायबल हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि प्रिंसिपल लायबल होगा ही नहीं, पूरा का पूरा एजेंट ही लायबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नौशाद को अपना एजेंट बनाया, मैंने कहा मेरे लिए काम करना, और मेरे लिए काम सिर्फ तुम 1 हफ्ते करोगे और उसके बाद नहीं करोगे। पर इसने क्या किया, इसने कॉन्सेप्ट बाबा अपने गांव में खोल लिया, 10 साल हो चुके हैं उस बात को, और मेरे नाम पे काम उठा रहा है और मेरे नाम पे सब कुछ कर रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है ना वहां पे। अगर कुछ भी केस हुआ तो क्या मैं लायबल रहूंगा? अब मैं लायबल नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था वो सिर्फ 1 हफ्ते का था। 1 हफ्ते के बाद एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है। उसके आगे ही मेरे नाम से कुछ भी करे, ये पर्सनली लायबल होगा। क्लियर है? तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, बेटा ये एक्स है, वाई है। एक्स ने कहा मेरे एजेंट बन जाओ और मेरे लिए काम करते रहना। इसने कहा ठीक है। 1 साल हुआ, एक्स की डेथ हो गई, और ये बंदा अभी भी एक्स के नाम पे काम किए जा रहा है, किए जा रहा है। आपको ना एक केस बताता हूँ। जिस पार्टनरशिप फर्म में मैं ट्रेनिंग करता था, ठीक है, तो आपको पता है फर्म में ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि ABC ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मैं ले नहीं सकता इसका नाम, ठीक है। तो इसमें ना मेरे साथ एक ट्रेनिंग थे, जी नाम से उनका नाम था। तो ये जो ट्रेनिंग थे ना, ये भी प्रैक्टिसिंग थे, क्योंकि ये क्वालिफाइड थे। तो ये प्रैक्टिसिंग होने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया ना, तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरी स्टैंप ले लो। स्टैंप लेने से क्या होता है, एक मैं सिर्फ 20 ऑडिट कर सकता हूं। मेरे साथ हर्ष की स्टैंप मिल जाए तो 20 मैं करूंगा, 20 हर्ष के नाम पे करूंगा। अल्टीमेटली ओनर तो मैं ही हूं ना फर्म का, तो ज्यादा पैसे मैं दूंगा, उसको कुछ कमीशन ले दूंगा। हाँ, 20 ही अलाउड होते हैं ऑडिट, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म बना ली जाती है। तो 10 पार्टनरशिप फर्म है तो 100 ऑडिट हो गए, 10 बना लिए तो ऑफकोर्स 200 हो गए। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि जी की नौकरी लग गई दुबई। तो जी साहब तो चले गए दुबई। अब दुबई जाने के बाद क्या ये इनकी स्टैंप यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट वो आज तक यूज कर रहे हैं, और इस बात को 8 साल हो चुके हैं। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्या जी पर्सनली लायबल होगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्लियर है बात?
अब ये बता रहा है बच्चों पर्सनल लाइबिलिटी कि कब एजेंट्स की पर्सनल लाइबिलिटी। सबसे पहले कहता है फॉरेन प्रिंसिपल, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट फॉर अ सेल और परचेज ऑफ गुड द मर्चेंट रेजिडेंट इज अब्रॉड। आपको पता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुई लॉ में, लॉ तो कहेगा किसी ना किसी को पकड़ के तो सजा देनी है, क्या वो फॉरनर बंदे को पकड़ सकता है? तो यहाँ पे एजेंट को धरा जाएगा। नेक्स्ट, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, जहां प्रिंसिपल कह रहा है कुछ भी हो जाए भैया खुद सेटल करना, मैं डिस्क्लोज होना नहीं चाहता लोगों से। क्लियर है? ऐसा पर्सन जो डिस्यू हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स आपने किसी अनसाउंड पर्सन को अपना वो बना रखा है प्रिंसिपल, तो उसको तो स्यू कर ही नहीं सकते, उसके पास तो दिमाग नहीं है, बट आपके पास है ना, तो आपको स्यू किया जाएगा। एक्टिंग फॉर प्रिंसिपल नॉट इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, आप कह रहे हो हेलो मैं राजेश खन्ना के ऑफिस से बोल रहा हूं और मैं ही उनको रिप्रेजेंट करता हूं, सामने वाली पार्टी को नहीं पता राजेश खन्ना कौन है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो जो बंदा एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, पता है बच्चों आपको? ये वाला बंदा किसी को फोन करता है, कहते हैं मैं दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बोल रहा हूँ, अभी अकाउंट्स डिटेल भेज रहा हूँ, अगर अपनी लाइफ चाहते हो तो इस पे 5 करोड़ ट्रांसफर कर देना। और कितने लोग डर के मारे कर भी देते हैं इन फेक कॉल पे। नेक्स्ट कहता है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, कपल्ड विद इंटरेस्ट जहां पे दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट होता है। नॉर्मली आपको पता है एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन दोनों का फायदा होगा तो एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। एजेंट इज गिल्टी फॉर फ्रॉड, ये तो क्लियर सी बात है, अगर वो फ्रॉड कर दे तो फ्रॉड के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी एंड एक्ट नॉट रेटिफाइड, जैसे मैंने इससे कहा था कि 500 रुपए के बर्गर लेके आई हो, ये ज्यादा के लेके आया और मैंने इसके एक्ट को रेटिफाई नहीं किया, तो ये तो अपनी जेब से दे के आ गया ना, क्या अब मैं इसे पेमेंट करूंगा? नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। एजेंट रिसीव्स और पे मनी, जहां पे एजेंट खुद ही पैसे ले रहा है और दे रहा है, पैसों का लेन देन खुद कर रहा है, सामने से पार्टी नहीं दे रही है और कुछ फ्रॉड हो जाएगा, तो अगर इसके साथ फ्रॉड हो गया तो कंपनसेशन प्रिंसिपल को पे होगा क्या? आंसर इज नो। अगर पेमेंट यही कर रहा है तो इसको कंपनसेशन रिसीव होगा। नेक्स्ट कहता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट फॉर पर्सनल लायबिलिटी, हमने अपने एग्रीमेंट में ही लिखा है कि तुम एजेंट तो हो लेकिन तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो भी रहेगी, तो हमारे एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो वो भी होगा। एग्जीक्यूशन इन कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम, जहां पे वो बंदा कह रहा है अरे मेरा कोई प्रिंसिपल थोड़ी है, मैं तो अपने लिए काम करता हूं, तो ऐसे केसेस में जब कुछ गड़बड़ होगी तो वो फंसेगा भी। 10 पॉइंट हमने पढ़ लिए, लोग 11-12 भी हमारे पास में। ट्रेड कस्टम और यूजेज, जहां पे कस्टम्स ही ऐसे है कि एजेंट को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, ये कोई वो नहीं है, फर्जी है। आगे कहता है एजेंट विद स्पेशल इंटरेस्ट, जहां पे एजेंट का खुद का स्पेशल इंटरेस्ट हो, स्पेशल इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है, जहां पे दोनों पे इंटरेस्ट होंगे वहां दोनों ही लोग बाइंडिंग हो जाएंगे। 12 पॉइंट्स है जो आपने किए, 12 में से कोई से 6 पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए और आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है? अच्छा मैं तो कह रहा था 12, रुको अभी 13-14 और है। एक्शन अगेंस्ट एजेंट और प्रिंसिपल, जहां पे अच्छा नहीं, अगर थर्ड पार्टी ने गड़बड़ कर दी तो इनके अगेंस्ट आप क्या ले सकते हैं, वो सब है। ठीक है? क्या एक्शन ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है, काम का नहीं है। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट आपको एक बार रीड करना है बस। देखो मेन जो एग्जाम में आएगा वो मैंने बता ही दिया, इररिवोकेबल एजेंसी, जहां पे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एजेंट को हम कुछ अथॉरिटी भी डेलीगेट करेंगे कि आप काम कर रहे हो तो ये सारी चीजें, ये लो हमसे एसेट ले लो, हमारा पैसा ले लो। लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट एंड सब एजेंट, अगर एजेंट ने भी अपना एजेंट रखा हुआ है, ऐसा भी होता है एजेंट ने अपना एजेंट रखा हुआ है। हम्म। उसके बाद लास्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कि कैसे हम एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, वही है बाय एग्रीमेंट, बाय रिवोकेशन। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें, आप इनको रीड कर लेना और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू करके खत्म कर लेंगे। ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो चुका है। आज हमने स्पेशल एग्रीमेंट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स करे थे, इसको एक बार पढ़ के आप फिर कर ले।